हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध लेकर के आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फसल। फसल क्या होती है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो बच्चों, जब एक ही किस्म के पौधे मतलब एक ही तरीके के पौधे और किसी बड़े से स्थान पर उगाए जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम फसल कहते हैं। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गेहूं की फसल। तो मान लीजिए गेहूं के पौधे हमने किसी एक बड़े स्थान पर सिर्फ गेहूं के ही पौधे उगाए हैं, मतलब इस बड़े स्थान पर सिर्फ गेहूं के ही पौधे लगे हैं, तो ये समस्त पौधे क्या कहलाएंगे? ये गेहूं की फसल कहलाएंगे। अब जब समझते हैं फसल के प्रकार। तो बच्चों, फसल निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। तो बच्चों, ऐसी फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, बारिश के समय बोते हैं, तो ऐसी फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। बच्चों, जो वर्षा ऋतु होती है भारत में वो कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक। जून से शुरू होती है और लगभग सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये खरीफ की फसल हैं, क्योंकि ये सभी वर्षा ऋतु में यानी कि जून से सितंबर के बीच में बोई जाती हैं। अब आगे चलते हैं। रबी फसल। रबी की फसल क्या होती है? शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। तो बच्चों, ऐसी फसलें जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, और शीत ऋतु हमारे भारत में अक्टूबर से लगभग शुरू होती है और मार्च तक रहती है। तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि। ये सब रबी की फसल के उदाहरण हैं। बच्चों, अगर आप इनको भूल भी जाओ तो आप इनको अपना एक आइडिया लगा के भी कर सकते हैं कि आपने अक्टूबर से मार्च के समय पर अपने आसपास के जो कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ आसपास गांव वगैरह में गए हो तो कौन सी फसल आपने खेतों में खड़ी देखी है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अक्टूबर से मार्च के बीच में गेहूं, चना, मटर, ये सारी फसलें आपको खेत में दिखती हैं। अब आगे आते हैं जायद फसल। जायद फसल क्या होती है? ये मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसल है। तो बच्चों, जो फसलें मार्च से जून माह के बीच में बोई जाती हैं ये जायद की फसल कहलाती हैं। इनका उदाहरण है मूंग, उड़द आदि। जो उड़द की दाल होती है वो, और जो मूंग है, ज्यादातर दालें जायद की फसल ही कहलाती हैं। अब आती हैं फसल पद्धतियां। फसल पद्धतियां क्या होती हैं? फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, और ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। बच्चों, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य, अनेक क्रियाकलाप यानी कि अनेक कार्य एक निश्चित समय में करने पड़ते हैं, और इन सभी कार्यों को जो एक निश्चित समय में किए जाते हैं इनको हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं कृषि पद्धतियां, आइए समझते हैं। तो ये कृषि पद्धतियां हैं। नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। नंबर 2, बुआई। नंबर 3, खाद एवं उर्वरक देना। नंबर 4, सिंचाई। नंबर 5, खरपतवार से सुरक्षा। नंबर 6, कटाई। और नंबर 7, भंडारण। तो बच्चों, ये वो क्रियाकलाप हैं जो एक किसान अपनी फसल को तैयार करने में करता है, और एक हर काम, ये जितनी भी ये 7 पद्धतियां दी गई हैं ये सभी पद्धतियां एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर किसान इनको करता है। एक निश्चित समय पर करी जाती हैं, तब बड़ी मेहनत से जाकर के किसान फसल को तैयार कर पाता है। तो आइए अब हम इनको एक एक करके विस्तृत रूप से समझते हैं। तो सबसे पहली पद्धति है
मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने में क्या होता है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। बच्चों, जब कोई भी फसल हम उगाने चलेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को ही तैयार करना पड़ेगा उस फसल को उगाने के लिए। तो जो मिट्टी तैयार करना, ये क्या है? ये फसल उगाने का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी तैयार करने के लिए उसको उलट पलट कर पोला बनाया जाता है। और मिट्टी तैयार करने में क्या किया जाता है? उसको विभिन्न उपकरणों की सहायता से मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और पोला बनाया जाता है। और मिट्टी को उलटने पलटना, पोला बनाना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई खेत है, तो इसमें जो पौधे ये जो उपजते हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, ये एक बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं होती हैं। ये मिट्टी में केवल कुछ गहराई में ही ये जड़ें होती हैं। और जब मान लीजिए एक खेत में कुछ फसल के पौधे उपजे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये यहाँ की मिट्टी से उन पोषक पदार्थ, जल और खनिज लवण आदि को, उनको सबको पोषक पदार्थों को ये लेते रहते हैं। तो जब ये सारे फसली पौधे जब वहां से पोषक पदार्थ लेते रहेंगे, तो क्या होगा? मिट्टी में जब ये फसल कट जाएगी, उसके बाद मिट्टी में यहाँ पर पोषक पदार्थों की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो उन पोषक पदार्थों को फिर से नीचे की मिट्टी से फिर से ऊपर लाना, ये सब हम इसको सबको करने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी को उलटते पलटते हैं और उसको पोला करते हैं, जिससे जो पोषक पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं? पोषक पदार्थ नीचे से फिर से ऊपर अच्छे से यहाँ पर आ जाते हैं। और ऊपर आने से जो हम फसलीय पौधे या दोबारा नई फसल उगाएंगे, उसके पौधे इनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगला है, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। और बच्चों, जब मिट्टी पोली होगी तो जो गहराई में धसी जड़ें हैं वो भी क्या करेंगी? वो आसानी से श्वसन कर पाएंगी, आसानी से सांस ले पाएंगी, और जिससे उनकी वृद्धि अच्छे से हो पाएगी। अगला, पोली मिट्टी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। और जो मिट्टी को हम उलट पलट के पोला कर देते हैं, पोला करने से ये जो पोली मिट्टी होती है, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायक होती है। और जब इसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि कर लेते हैं तो ये फसल के लिए उपयोगी होते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है, ये जुताई कहलाती है। तो जुताई क्या है? मिट्टी को विभिन्न उपकरणों की सहायता से उलट पलट करके जो पोला बनाने की या भुरभुरा बनाने की जो प्रक्रिया है, वो जुताई कहलाती है। अब ये जुताई किसी औजारों की सहायता से होती है, और जिन औजारों की सहायता से होती है उन्हें हम कृषि औजार कहते हैं। अब कौन कौन से हैं जो कृषि औजार जो मिट्टी की जुताई करते हैं और मिट्टी को कृषि के लिए तैयार करते हैं, या ये कहें कि फसल उगाने के लिए मिट्टी को भुरभुरा या तैयार करते हैं? तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। तो ये तो बच्चों जरूरी है कि मिट्टी को भुरभुरा किया जाए, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में ही अच्छे से बीज सेटल हो पाएंगे। और इस कार्य को हम हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर के द्वारा करते हैं। जो हमने पीछे बात करी थी कि मिट्टी को उल्टा पलटना और पोला बनाया जाता है, या ये कहें कि भुरभुरा बनाया जाता है, ये हम किसकी सहायता से करते हैं? ये हम हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर के द्वारा करते हैं। अब इन कृषि उपकरणों को हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हल। हल ये बच्चों एक बहुत ही प्राचीन साधन है। प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। बच्चों, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई करने के लिए किया जाता है। और कभी कभी किसान क्या करते हैं, जुताई के समय ही मिट्टी में खाद और उर्वरक मिला देते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से मिट्टी की जुताई करने में उसमें मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं। और दूसरा, खरपतवार निकालना। खरपतवार कहते हैं जो फसलीय पौधों के बीच में अनावश्यक पौधे उपज आते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं, जो कि हमारे फसलीय पौधों के खाना, पानी और उनके प्रकाश, ऑक्सीजन आदि को ग्रहण करने लगते हैं और हमारे फसलीय पौधे कमजोर रह जाते हैं। तो ऐसे अनावश्यक पौधे ये खरपतवार कहलाते हैं, इनको निकालना आवश्यक है। तो जो हल, जब ये जुताई की जाती है हल से, तो उससे मिट्टी को भुरभुरा पोला बनाया जाता है, साथ ही खाद उर्वरक मिलाए जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार भी निकाली जाती है और मिट्टी को
खुरचा भी जाता है जिससे कि वो भुरभुरी हो जाए। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य हल के द्वारा किए जाते हैं। अब हल की रचना देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक हल है। हल में ये देखिए लंबा एक डंडा है ये, और इस डंडे को हम क्या कहते हैं? हल शैफ्ट कहते हैं। ये किसका बना है? ये लकड़ी का बना होता है। और इस हल शैफ्ट के ऊपर एक ये तिकोने रंग की, ये देखिए तिकोने रंग की ये एक पत्ती होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इस तिकोनी पट्टी को हम फॉल कहते हैं, ये फाल कहते हैं। और ये देखिए ये बैलों की एक जोड़ी है। बैलों की एक जोड़ी के गर्दन के ऊपर ये एक डंडा लगा रहता है जिसको हम जोत कहते हैं। और इस जोत पर ही ये जो हल है, इसका ये जो लंबा ये हल शेफ्ट है, इसका एक सिरा इस जोत पर लगा होता है और दूसरा सिरा ये मिट्टी में, ये जो ये फॉल वाला जो सिरा है ये मिट्टी में धसा होता है। किसान जो होता है इन बैलों की जोड़ी की सहायता से इस हल को चलाता है, जिससे कि मिट्टी को उल्टा पलटा और खुरचा जाता है। और आजकल बच्चों ये जो लोहे की ये जो फाल है, इसकी जगह आजकल लकड़ी की भी फाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला है कुदाली। कुदाली क्या है? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। बच्चों इसका भी कार्य बिल्कुल सेम हल की तरह ही है। इसका भी वही कार्य है जो हल का था, खरपतवार निकालना, मिट्टी को पोला करना, ये कुदाली का कार्य है। तो देखिए कुदाली की रचना देखें। कुदाली में भी ये बिल्कुल हल की तरह ही, इसमें एक पत्ती होती है। ये देखिए ये पत्ती है एक, और इसमें बस इतना फर्क है, ये इसमें एक प्लेट होती है, ये नुकीली प्लेट है जो ब्लेड की तरह की होती है, और इस प्लेट की सहायता से, जो मुड़ी हुई प्लेट है, इसकी सहायता से मिट्टी को खुरचा जाता है। और ये इसका एक सिरा ये जोत पर ये टेक दिया जाता है। ये देखिए ये जो एक हिस्सा है ये इस जोत पर इसका टेक दिया जाता है, दूसरा हिस्सा ये मिट्टी के कांटेक्ट में रहता है। तो ये कुदाली है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? जिसकी सहायता से जुताई की जाती है। अगला है कल्टीवेटर। तीसरा उपकरण कौन सा है बच्चों? तीसरा उपकरण है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। बच्चों जो आधुनिक आजकल जो जुताई का मुख्य साधन है वो कल्टीवेटर है, और ये किसके द्वारा संचालित होता है? ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। अब बैलों की सहायता से नहीं बल्कि ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। और कल्टीवेटर के द्वारा जुताई करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें एक तो श्रम यानी कि मेहनत कम लगती है, दूसरा समय की भी बर्बादी नहीं होती, समय भी कम लगता है। ये देखिए कल्टीवेटर को चित्र के द्वारा हम समझाते हैं। ये बच्चों ये ट्रैक्टर है, और ये देखिए ये कल्टीवेटर है जो इसके ये नुकीले सिरे हैं, और ये कल्टीवेटर के नुकीले सिरे ये मिट्टी को उलटने पलटने का कार्य करते हैं। तो ये जो कल्टीवेटर है ये इस ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। तो इसमें श्रम की बचत होती है, क्योंकि हल में 2 बैल लगे थे, एक व्यक्ति लगा था और उनको काफी मेहनत से वो बैल खींच रहे थे, खींचने वाले व्यक्ति को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो इसमें बच्चों इसमें ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित है, इसमें टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है, और इस विधि के द्वारा ये जुताई का कार्य है बहुत आसानी से और कम समय में हो जाता है। अब दूसरा स्टेप आता है, दूसरी कृषि पद्धति आती है बुआई। पहली थी मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार हो गई हमारी। अब हम दूसरा स्टेप क्या है? बुआई। अब हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो बच्चों बुआई जो है वो फसल उत्पादन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बुआई में क्या होता है? जो हमने मिट्टी तैयार करी है, जो हमने उल्टी पलटी है, उसको भुरभुरा बनाया है, उसमें हम बीजों को डालते हैं। ये क्या कहलाती है? ये बुआई कहलाती है। अब बीजों को तो तभी डालेंगे, पहले हम उससे पहले बीजों का चयन करेंगे कि जो हमारे बीज हैं वो स्वस्थ और साफ हों, क्योंकि स्वस्थ बीज होंगे, स्वस्थ बीज से स्वस्थ पौधे उत्पन्न होंगे, और स्वस्थ पौधे उत्पन्न होंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो अब हम स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। बीजों का चयन। तो बीजों का चयन करने के लिए बच्चों ये देखिए हमें जिन बीजों को बोना है इनका चयन करना है। इनको हम एक गिलास लेंगे, ये देखिए ये गिलास लिया है, और इस गिलास में हमने पानी लिया है ये, और इस पानी में हमने इन बीजों को ये डाल दिया है।
इन पानी में हमने बीजों को डालने पर हम देखेंगे कि कुछ बीज ये नीचे की तरफ ये देखिए बैठ गए हैं, ज्यादातर बीज इसमें नीचे की तरफ भारी होकर बैठ गए हैं और कुछ बीज इसमें ऊपर की तरफ ये तैरने लगे हैं। तो बच्चों जो बीज भारी होकर बैठ गए हैं वो स्वस्थ बीज हैं, और जो ऊपर आ गए हैं ये खोखले और क्षतिग्रस्त बीज हैं, और खोखले और क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये हल्के हो गए हैं, जिस वजह से ये पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। अब क्योंकि ये खोखले और क्षतिग्रस्त हैं तो ये स्वस्थ बीज नहीं है, केवल जो बैठे हुए बीज हैं वही स्वस्थ हैं, और उन्हीं बीजों को हम इस तरीके से छांट करके स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं और उन्हीं स्वस्थ बीजों को हम फसल उत्पादन के लिए बोते हैं। तो ये देखिए क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पे तैरने लगते हैं, और अच्छे अच्छे स्वस्थ बीज जो होते हैं वो बर्तन के तल पर बैठ जाते हैं। अब बुआई के लिए हमने बीजों का चयन कर लिया। अब हम इन चयनित बीजों को जो हमने चयन करें, सेलेक्ट करें, इनको हम निम्न औजारों का प्रयोग करके इनको हम बोएंगे, यानी कि इनको हमने जो मिट्टी तैयार करी है उनमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले इसका परंपरागत तरीका क्या है, इसके लिए हम परंपरागत औजार का उपयोग करते हैं। परंपरागत औजार में ये एक बैलों की जोड़ी होती है, और ये जो बीज बोने के लिए जो ये कीप नुमा उपकरण ये होता है ये, और ये जो कीप नुमा उपकरण है इसमें किसान ये बीज डालता है, और ये कीप नुमा उपकरण से बीज, यहाँ पे नुकीले कुछ पाइप लगे होते हैं, इन नुकीले पाइपों के द्वारा ये मिट्टी में बोए जाते हैं। तो बैलों की जोड़ी आगे बढ़ती रहती है और ये किसान इसमें बीज डालता रहता है, और इस तरीके से ये नुकीले पाइपों से होकर के बीज मिट्टी में ये डाल दिए जाते हैं। और इसका जो बुआई के लिए जो आधुनिक विधि है वो है, आधुनिक उपकरण है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। बच्चों आजकल उस कीप नुमा उपकरण की जगह पर सीड ड्रिल का उपयोग अच्छे स्वस्थ बीजों की बुआई के लिए किया जाता है। सीड ड्रिल क्या है, आइए इसको चित्र से समझते हैं। ये देखिए ये सीड ड्रिल है, और सीड ड्रिल में ये इसके नुकीले सिरे हैं, यहाँ से ये बीजों को इसमें डाला जाता है ये, और बीजों के डालने से ये जो इसके जगह जगह ये फिक्स दूरी पर ये जो नुकीले सिरे हैं, यहाँ से ये सभी सिरों से होकर के बीज निकलते हैं। और ये जो सीड ड्रिल है ये किससे संचालित होती है, इसको ट्रैक्टर ही संचालित करता है, ट्रैक्टर के द्वारा ही ये खींची जाती है, और ट्रैक्टर से इसको जोड़ दिया जाता है। ट्रैक्टर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है ये सीड ड्रिल भी बीजों को बोती हुई आगे चलती है। अब सीड ड्रिल से बीज बोने से क्या लाभ है, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। तो बच्चों सीड ड्रिल से जो बीज बोए जाते हैं उन बीजों में ये उनकी विशेषता होती है कि वो समान दूरी पर मिट्टी में गिरते हैं और समान गहराई पर ये बोए जाते हैं। मतलब जो बीज बोए जा रहे हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे, और समान, जैसे मान लीजिए ऊपर ये मिट्टी है तो समान दूरी पर ये बीज बोए जाएंगे और समान गहराई पर ये होंगे। और ये जो सीड ड्रिल है ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाएं। इसके साथ साथ जो सीड ड्रिल होता है वो बीज बोने के बाद बीजों को मिट्टी से अच्छे से ढकता भी है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है, और जब ये मिट्टी से ढक जाते हैं तो बीजों को पक्षी जो होते हैं वो खा नहीं पाते, तो इससे पक्षियों द्वारा खाने से भी इनको रोका जा सकता है। दूसरा, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की ही बचत होती है, और सीड ड्रिल से जो बुआई होती है इसके द्वारा समय भी बचता है और श्रम यानी कि मेहनत भी बचती है, क्योंकि जो ट्रैक्टर के द्वारा ये सीड ड्रिल संचालित होती है इससे टाइम और मेहनत दोनों ही कम लगते हैं। तो बच्चों ये जाने हमने किस तरीके से बीजों का चयन करके और उपकरणों के द्वारा किस तरीके से बीजों को मिट्टी में बोया जाता है। अब आगे चलते हैं अगली कृषि पद्धति पर। इन कृषि पद्धतियों में अभी हमने मिट्टी तैयार करना समझा कि किस तरीके से हमने मिट्टी को तैयार किया जुताई के द्वारा। उसके बाद बुआई के अंतर्गत हमने देखा कि पहले हमने स्वस्थ बीजों का चयन किया, और स्वस्थ बीजों का चयन करने के बाद हमने उसको मिट्टी में विभिन्न उपकरणों की सहायता से उसको मिट्टी में डाल दिया बीजों को, जिसको हम बुआई कह रहे थे। अब कृषि पद्धतियों में अगला स्टेप है हमारा खाद एवं उर्वरक देना। अब आइए हम तीसरे स्टेप को हम समझते हैं, खाद एवं उर्वरक मिलाना।
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनको हम मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाते हैं खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। वास्तव में होता क्या है कि फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। अब ये खाद है क्या है, आइए समझते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। कार्बनिक या जैविक पदार्थ क्या है? कार्बनिक या जैविक पदार्थ होता है जिसे हम सजीवों से प्राप्त करते हैं। सजीव यानी कि पौधे या जंतु, ये सजीव कहलाते हैं। तो जिन्हें हम सजीवों से प्राप्त करते हैं यानी पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कार्बनिक या जैविक पदार्थ कहते हैं। तो खाद क्या है? एक कार्बनिक एवं जैविक पदार्थ है जो पौधे या जंतु के अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है। पौधे या जंतु के अपशिष्ट में पौधे और जंतु के जो शरीर के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, यानी कि जो उनके शरीर के जो अनावश्यक पदार्थ हैं, उनके विघटन से ये प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद का निर्माण बच्चों कहाँ होता है? खाद का निर्माण खेतों में होता है। खाद के निर्माण की प्रक्रिया में होता क्या है कि ये जो किसान होते हैं, ये पौधे या जंतु के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक गड्ढे में डालते जाते हैं और गड्ढे में डालते रहते हैं, वहां इनको इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वहां पर उनको खुले में ये छोड़ देते हैं। और फिर उन गड्ढों में कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है और उन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होने से जो ये अपशिष्ट या जो वेस्ट मटेरियल या जो अनावश्यक पदार्थ हैं, ये किस में बदल जाते हैं? ये खाद में बदल जाते हैं। तो यानी कि खाद का निर्माण कहाँ पर होता है? खेतों में ही ये बनती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। और खाद का प्रयोग जब हम खेतों में करते हैं तो क्योंकि ये कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, तो इससे जो मिट्टी का गठन है, जो मिट्टी की बनावट है, जो मिट्टी में जो ह्यूमस की उपस्थिति है, उन सब में वृद्धि होती है। और मिट्टी की जो जल अवशोषण क्षमता है, यानी कि जल को अपने अंदर बांधे रखने की क्षमता या जल को अवशोषित करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। और जब हम खाद मिलाते हैं तो खाद मिलाने से क्या होता है? मिट्टी जो होती है भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। सरंध्र भी इसमें बीच में ये पोली और छिद्रित हो जाती है, जिसके कारण से गैस विनिमय सरलता से होता है। और छिद्रित होने की वजह से वहां पर जो गैस है उसका विनिमय यानी कि वातावरण से आदान प्रदान आसानी से हो जाता है और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और खाद के डालने से जो मित्र जीवाणु होते हैं, यानी कि जो फसल के लिए लाभदायक जीवाणु जो होते हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। तो खाद हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और ये जैविक पद्धतियों का तीसरा चरण है। अब जानते हैं, हमने खाद तो समझ ली, अब हम समझते हैं उर्वरक क्या है। अब हम समझते हैं उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। बच्चों, उर्वरक और खाद में अंतर क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ था, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि ये एक रसायन है, एक केमिकल है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और इसमें कुछ विशेष पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे कुछ उर्वरक है, मान लीजिए, तो एक उर्वरक जो है वो सभी पोषक तत्वों में रिच नहीं होगा, मतलब उसमें सभी पोषक तत्व भरपूर नहीं होंगे, बल्कि वो एक विशेष पोषक तत्व के लिए ही रिच होगा। जैसे मान लीजिए कोई उर्वरक है और उसमें नाइट्रोजन प्रचुरता से है और कोई दूसरा उर्वरक है उसमें फास्फोरस यानी कि पी ये प्रचुरता से है। तो जो उर्वरक होते हैं ये रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल्स होते हैं और ये एक विशेष पोषकों के में समृद्ध यानी कि विशेष पोषकों की मात्रा इनमें भरपूर होती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे खाद का उत्पादन खेतों में हुआ था, जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है क्योंकि ये केमिकल हैं, अतः इनका निर्माण फैक्ट्रियों या कारखानों में किया जाता है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और इनमें जो पौधों के लिए पोषक हैं यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं।
इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। बच्चों, अगर हम इन उर्वरक का प्रयोग खेतों में अधिक करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है, मिट्टी की उर्वरता मीन्स मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो फसल को उगाने की जो क्षमता होती है, उसमें कमी आती है तथा ये जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। और ये जो उर्वरक हैं, ये मिट्टी के द्वारा जल के स्रोतों में पहुंचते हैं और वहां जाकर के ये जल को प्रदूषित यानी कि जल को ये गंदा करते हैं। अतः उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अतः बच्चों, ये बात कही जा सकती है कि उर्वरक के स्थान पर जो जैविक खाद है, जिसमें किसान उसे प्राकृतिक तरीके से अपने खेतों में बना रहा है, उसका प्रयोग हमको करना चाहिए, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हितकारी है। अब आगे चलते हैं। उर्वरक एवं खाद में अंतर। अब हम देखते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक में देखते हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? मानव निर्मित लवण है। और खाद क्या है? खाद प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जो कि गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनते हैं। ये जो पौधों और जंतुओं के जो अवशेष हैं, उनके शरीर के जो वेस्ट मटेरियल हैं, उनके जीवाणुओं द्वारा विघटन से ये बनते हैं। अगला है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक कहाँ बनते हैं? इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। जबकि खाद, अभी हम पीछे समझ चुके हैं कि खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से बच्चों क्या होता है कि मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस कहते हैं जो मिट्टी के अंदर जो विभिन्न उपजाऊ चीजों का जो मिश्रण होता है, जिसमें खाद वगैरह सब चीज आते हैं, पोषक तत्व, खाद, मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो ह्यूमस की वजह से ही होती है। अगर मिट्टी से ह्यूमस को हटा दिया जाए तो मिट्टी बेकार बंजर हो जाएगी, उसमें उपजाऊ शक्ति नहीं रहेगी। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस खाद और पोषक तत्वों और मिट्टी की जो इन सबका एक मिश्रण है, जो कि मिट्टी को उपजाऊ शक्ति प्रदान करता है। तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से होते हैं, और जबकि खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। होते तो हैं इसमें, लेकिन ये उर्वरक की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो बच्चों, ये था उर्वरक और खाद में अंतर। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि खाद उर्वरक की अपेक्षा ज्यादा बेस्ट होती है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और पौधों की उपज की दृष्टि से भी। अब आता है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस पर अक्सर संक्षिप्त टिप्पणी आती है। तो फसल चक्रण में क्या होता है? इसमें एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जाती है। एक्चुअली में बच्चों होता क्या है कि अगर हम एक खेत में, ये मान लीजिए कोई खेत है, अगर इसमें एक ही टाइप के पौधे बार बार उगाते रहें तो क्या होगा? एक ही तरीके के पौधे हैं, एक ही तरीके की फसल है, जैसे गेहूं की फसल हम बार बार वही उगाई जा रहे हैं, तो जो पौधे हैं क्योंकि सब एक ही किस्म के हैं, तो ये मिट्टी से एक निश्चित पोषक तत्वों को लेते रहते हैं, और लगातार एक सी फसल उगाने से मिट्टी में उस पोषक तत्व की भी कमी होने लगती है, क्योंकि एक ही किस्म की फसल उगा रहे हैं तो एक ही तरीके के पोषक पदार्थों को बार बार लिए जा रही है, इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाई जानी चाहिए। मतलब इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक ऋतु में किसान क्या करते हैं? गेहूं की फसल उगाते हैं, जबकि दूसरी ऋतु में फलीदार फसलों को उगाते हैं। इससे क्या होता है? एक ऋतु में गेहूं की फसल उगा देंगे, और फिर जो गेहूं की फसल उगाने से जो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है, उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी ऋतु में फलीदार फसलें उगाते हैं। इससे जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूर्ण हो जाती है। अब ये फलीदार फसलें ये मिट्टी के लिए एक वरदान होती हैं। क्या होती है फलीदार फसलें? फलीदार फसलें कहते हैं हम चना, मटर और दाल आदि की जो फसलें होती हैं, चना, मटर और दाल, इनकी जो फसलें होती हैं उन्हें हम फलीदार फसल कहते हैं, जो फली के रूप में आती हैं। तो बच्चों, एक्चुअली ये वरदान क्यों है मिट्टी के लिए? क्योंकि इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। इनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ में
ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। आइए इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये फलीदार पौधा है ये, और इसकी ये जड़ें हैं। तो इनकी जड़ों में ये देखिए, ये क्या है, ये गोल गोल, ये ग्रंथिकाएं हैं। और इनमें क्या है, इन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जा रहा है। इनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जा रहा है, राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है, ये राइजोबियम जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको ये स्थिर करके और मिट्टी को प्रदान करता है। मतलब ये वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जिससे जो इसकी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा से उपलब्ध हो जाती है। यानी कि मिट्टी में ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। ये देखिए, इसको ये दिखाया गया है, ये जड़ है, जड़ में ये इस तरीके से ग्रंथिकाएं हैं, और इनमें ही ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है, राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या कर रहा है, ये वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करके आसपास की भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो बच्चों, ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। मतलब मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूर्ति उसकी होती रहती है। अतः हम एकांतर क्रम में अगर गेहूं के बाद फलीदार फसलों को बोएंगे तो ये क्या कहलाता है, ये फसल चक्रण कहलाता है। तो ये मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है इससे बनी रहती है, वो नष्ट नहीं होती। तो ये भी एक विकल्प होता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने का। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम यही रोकते हैं, और इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।